नमस्कार साथियों। तो आज की क्लास में हम अर्थव्यवस्था और एवं इसके विकास का इतिहास जो चैप्टर है इसका प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में उन सभी प्रश्नों का, चाहे वो लघु उत्तरीय हो चाहे वो दीर्घ उत्तरीय, उन सभी का हम सॉल्यूशन आज देखेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है साथियों, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था के बारे में हमने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रिया होती है उसका सम्मिलित रूप होता है, यानी अर्थव्यवस्था में लोग अपनी आजीविका को चलाते हैं। ठीक है, यानी आपको लिखना है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करने करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, समझ गए। अर्थव्यवस्था के बारे में यदि एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आपको ये लिख देना है, चाहे अपने मन से वही लिखना है। ये अपने मन से कहने का मतलब जो मन तो नहीं लिख देना है, जो रियल परिभाषा है वही लिखना है। ठीक है। 2 नंबर है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है भाई? तो हमने आपको बताया था कि जिस अर्थव्यवस्था में जो सरकार भी अधिकार हो और लोगों का भी अधिकार, बोले तो जो निजी व्यक्ति है उनका भी अधिकार हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमने आपको बताया था जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे 3 नंबर है प्रश्न, सतत विकास क्या है। तो सतत विकास हमने क्या बताया था कि ऐसा विकास जो लगातार हो, जो साथ भविष्य की पीढ़ी को देखकर किया जाए और सभी के लिए लाभदायक हो और जो टिकाऊ हो, उसे क्या कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है, मतलब लगातार विकास। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी, यहाँ पर पीढ़ी होगा, बल्कि भावी पीढ़ी, भावी होगा, भावी नहीं, भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। भावी को ध्यान में नहीं रखा जाता, भावी पीढ़ी मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसे विकास को सतत विकास कहा जाता है। समझ में आ गया। अब देखिएगा 4 नंबर प्रश्न, आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन क्या होता है साथियों, एक बात याद रखें, भारत में जो विकास का साथियों श्रेय दिया जाता है आर्थिक नियोजन को दिया जाता है। मतलब जो हमारा पैसा है सरकार का, उसका सही ढंग से उपयोग ही आर्थिक नियोजन कहा जाता है। इस तरह से समझ सकते हैं। तो राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। मतलब देखिए, सरकार के पास जो संसाधन है उस संसाधनों का वो सही ढंग से यदि उपयोग करती है विकास के लिए, तो उसे ही आर्थिक नियोजन कहा जाता है। समझिए। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको हम सभी के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है या तो व्हाट्सएप चैनल। उसके लिए आप टेलीग्राम पर जाके क्लास साथी, अगर क्लास 12th साथी अगर मारिए, चाहे वहाँ पर जुड़ जाइए, या क्लास 10th साथी, आप क्लास 10th साथी जो चैनल है उसमें जुड़ जाना है। आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न है साथियों। आगे 5 नंबर प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है, तो देखिए, मानव विकास रिपोर्ट जो होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें साथियों जो विभिन्न देश हैं उन अलग अलग देशों के विकास का स्तर देखा जाता है और प्रत्येक मानव का विकास का स्तर देखा जाता है। ठीक। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है, मतलब यह एक वर्ष में एक बार जारी होता है, जो विभिन्न देशों के मानव विकास के स्तर को मापने और तुलना करने के लिए मानव विकास सूचकांक और अन्य संकेतों का उपयोग करती है। मतलब मानव के विकास के लिए जो किसी भी देश का मानव कब विकास करेगा, जब उसका साथ पढ़ा लिखा रहेगा, जब वो स्वस्थ रहेगा, जब उसका जीवन आयु अधिक होगा, तभी समझेगा वो देश विकास कर रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ के लोगों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। अब 6 नंबर प्रश्न को ध्यान से आप सभी समझिए। आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। ठीक है, आधारिक संरचना क्या होती है, तो देखिए, आधारिक संरचना होती है जो देश के जो विकास का जो सबसे छोटी छोटी बात है उसी को क्या कहा जाता है, आधारिक संरचना। जैसे साथियों, किसी भी देश को विकसित करने के लिए, विकसित करने के लिए उसमें उस देश में बिजली,
पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, परिवहन संचार की व्यवस्था होनी चाहिए, बैंकिंग बोले तो बैंक होना चाहिए, और स्कूल कॉलेज, तभी लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो शिक्षित होंगे और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अस्पताल होना चाहिए, लोगों का मतलब स्वास्थ्य जांच भी होना चाहिए, आदि देश के आर्थिक विकास के आधार है। उन्हें देश का आधारिक संरचना बोले तो आधारभूत ढांचा कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है, आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है भाई। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को ध्यान से समझिए क्योंकि यहाँ से सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया। तो देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है कि अर्थव्यवस्था क्या कैसे मिलकर बनी होती है। तो अर्थव्यवस्था तीन भागों में बांटा गया है। इसको तीन भागों कौन है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र जिसे उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। लिखना है आप सभी को, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए, समझ में आ रहा है तो आप सभी क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसी देश या क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को अलग अलग उत्पादन क्षेत्रों में बांटा गया है। आमतौर पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। देखिए, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, हमने अभी आपको सभी को बताया है। देखिए, अब ये तीन क्षेत्रों इस प्रकार कौन कौन सा क्षेत्र है साथू। पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, जंगलों से संबंधित एक में क्या आते हैं साथू, हासिल करना वगैरह जैसे कारोबार शामिल, मतलब जो कृषि संबंधित कार्य है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिएगा द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो इसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें खनिज, कारोबार, निर्माण, जन उपयोगी चीज़ें जैसे गैस और बिजली वगैरह का उत्पादन सम्मिलित है। मतलब इस सब का वगैरह वगैरह का उत्पादन किया जाता है। चीज़ें मतलब जो कारोबार है, खनिज है, इस सभी का उपयोग उत्पादन किया जाता है द्वितीय क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या होता है, इसमें बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार और व्यापार जैसी गतिविधियां सम्मिलित है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को गतिविधियों को सहायता प्रदान करती हैं। मतलब तृतीय क्षेत्र का जो मुख्य काम होता है हेल्प करना प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। तो देखिए, आर्थिक विकास कहने का मतलब कोई भी देश विकास कर रहा है कि नहीं। ठीक है, आर्थिक विकास कहने का अर्थ है कोई भी देश विकास मतलब उस देश में अच्छी व्यवस्था है कि नहीं, या लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं, लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, प्रति व्यक्ति आय अधिक है कि नहीं। ठीक है, और आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। देखिए, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो अर्थशास्त्री है उन्होंने इनमें अर्थ किया है। आर्थिक विकास कहने का अर्थ है जो देश पहले से ज़्यादा विकसित है उसके लिए अगर वो और विकसित कर रहा है तो उसको आर्थिक विकास कहेंगे। आर्थिक वृद्धि का मतलब अगर कोई देश विकसित नहीं है लेकिन वो विकसित हो रहा है तो उसको आर्थिक वृद्धि कहेंगे। ठीक है, यही अंतर है इनमें। तो देखिए, आर्थिक विकास क्या होता है, तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मतलब किसी देश का मान चलिए राष्ट्रीय आय 50 लाख है तो उसका देश का राष्ट्रीय आय बढ़ जाए। 50 लाख तो नहीं होगा, किसी में बहुत ज़्यादा होगा, मतलब वह पहले से ज़्यादा हो जाता है। तो समझिए वो क्या देश कर रहा है कि राष्ट्रीय मतलब वो क्या कर रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है। सामान्यतः आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किया जाने लगा है। ठीक, क्या अंतर किया उन्होंने, देखिए श्रीमती उर्सला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द, देखिए यहाँ पर देखिए वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देश में संबंधित किया जाता है। सॉरी, हमने गलती बताया। वृद्धि शब्द का उपयोग किसी का जो देश जो जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसके लिए कहेंगे आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि कर रहा है। ठीक है, जबकि विकसित विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। मतलब जो देश अभी विकास कर रहा है उसको विकसित है, जो देश पहले से विकसित है और विकसित कर रहा है यानी वृद्धि कर रहा है। ठीक है, अब देखिएगा आगे 3 नंबर है प्रश्न की आर्थिक विकास के माप कुछ सूचकांक के द्वारा है।
मतलब आर्थिक विकास किस सूचकांकों के द्वारा मापा जाता है कि आर्थिक विकास हो रहा है। तो देखिए आर्थिक विकास जैसे सकल घरेलू उत्पाद हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, इन सभी को देखा जाता है। आर्थिक विकास को मापने के लिए कई सूचकांकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति है, मानव विकास सूचकांक और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और जीडीपी, ये सब देखा जा रहा प्रमुख है। आगे देखो, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों का विवरण दिया गया। देखिए सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद तो किसी देश के एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी को मापने के लिए उपभोक्ता खर्च, व्यावसायिक निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध शुद्ध निर्यात को जोड़ा जाता है। देखिए मतलब जीडीपी के मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी देश में कितना लोग उपभोक्ता बोले तो लोग कितना लोग पैसा खर्च करते हैं। व्यावसायिक निवेश मतलब कितना लोग अपन व्यवसाय मतलब बिजनेस में पैसा लगाते हैं। कितना लोग अपन सरकारी खर्च मतलब सरकारी कामकाज में सरकार कितना पैसा खर्च करता है। शुद्ध निर्यात मतलब देश जो बा दूसरा देश में सामान भेजे खातिर कितना पैसा लगाता है। इस तरीका से देख के जीडीपी तैयार कर जाला, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो प्रति व्यक्ति, किसी देश के प्रति व्यक्ति आय उसकी राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके ज्ञात की जाती है। मतलब मान चले कोनो भी देश के प्रति व्यक्ति आय के जरूरत ज्ञात करे के बा, तो ओकर देश में जितना भी राष्ट्रीय आय बा ओकर राष्ट्रीय में अगर कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं जा, तो हमनी के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होला। ठीक है, अब समझ आ गया कि यह आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। ठीक, आगे है कि आगे आपको क्या जानना है कि मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक क्या होता है, तो हमने अभी आपको क्या बताया कि मानव का विकास का स्तर, तो जीडीआई जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, जीवन स्तर के आधार पर देश की तुलना करना, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया। मतलब देखा एच डी आई में क्या कहा जाता है, कोनो भी देश कितना ओइजा के लोग पढ़ल लिखल बरन कि ना, वहाँ के लोग स्वस्थ बरन कि ना, वहाँ के लोग का जीवन स्तर मतलब कितना साल जियत रहन, ये सब देखा जाला मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, अब देखो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद केकरा कहल जाला, मतलब एक साल में जितना भी लोगों के द्वारा खर्च भइल, जो सरकारी खर्च हो गइल, उपभोक्ता खर्च हो गइल, निर्यात खर्च हो गइल, ओकरा का कहल सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन सकल राष्ट्रीय उत्पाद केकरा कहल जी, तो जीएनपी किसी देश के नागरिकों या कंपनियों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, चाहे वह देश के भीतर या बाहर। मतलब मन जीएनपी मतलब क्या है, मतलब कोनो भी देश बा, देश के अंदर बहुत सारा सामान उत्पादित होला, तो उस सामान के कितना पैसा भइल उहे ओकरे का कहल सकल घरेलू उत्पाद कहल जाला। ठीक बा, समझ में आ गइल। अब देखो चौथा नंबर प्रश्न, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताएं। तो बिहार मतलब पैसा के मामले में काहे पीछे बा, एकर का पीछे कारण हो सकला, पिछड़ेपन के क्या कारण हो सकता है, और पिछड़ेपन के कैसे हमनी के दूर कर सकले जा, ओकरा के हमनी के बतावे के बा। तो देखा उत्तर बा कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन कई कारण है, जैसे कि शिक्षा का अभाव। बिहार में शिक्षा का अभाव मतलब शिक्षा मतलब देखो शिक्षा के अभाव नहीं क्यों, लेकिन शिक्षा व्यवस्था का अभाव, मतलब अच्छा तरीके से लोगों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो भाई हम कभी कभी सोचते हैं कि देखिए सरकारी स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है वो भी एक टीचर है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है एक टीचर वो भी एक टीचर है। तो जो सरकारी वाला टीचर है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है, तो वह क्या यह समझता है ना, वो मास्टर समझ रहे कि नहीं सरकारी में पढ़ाई नहीं थी, इसलिए अपने बच्चे के भविष्य का भी कारण उसको भेज देते हैं प्राइवेट में। उसके पास पैसा है तो प्राइवेट में, लेकिन गरीब आदमी क्या सरकारी स्कूल में नहीं भेजेगा। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को उस मास्टर को सोचना चाहिए कि हम अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में न भेजकर अपने सरकारी स्कूल में ही पढ़ाए, और शिक्षा व्यवस्था यहाँ का सुधारे, मास्टर अच्छा तरीके से पढ़ाए। ठीक है, कृषि पर निर्भरता, यहाँ के लोग ज़्यादा कृषि पर निर्भर है, और भाई कृषि पर निर्भर बरन तो कृषि में जैसे बाढ़ आ जाला, सुखाड़ आ जाला, तो इस चलते बहुत सारा हानि हो जाला। औद्योगिक विकास की कमी, मतलब यहाँ पर ही औद्योगिक बोले तो कंपनी बिहार में बहुत कम है। अवसंरचना की कमी, मतलब नए नए पुल हो गई, सब नदी नहर ये सब कुछ नहीं बना। राजनीतिक अस्थिरता मतलब कोनो एगो पार्टी हमेशा ना रहेला,
इन कारणों को दूर करने के कई उपाय दिए जा सकते हैं। देखा, आर्थिक पिछड़ेपन का कारण मतलब बिहार का है पीछे बा, शिक्षा का अभाव बा, कृषि पर निर्भरता, औद्योगिक विकास की कमी बा, अवसंरचना की कमी बा, राजनीतिक अस्थिरता बा, असाक्षरता, बेरोजगारी, इस सब कारण में बिहार के पीछे रहे के कारण। ठीक है, आगे बेरोजगारों के अवसरों में कमी मतलब वैकेंसी ना निकला, शिक्षा व्यवस्था में कमी, ठीक है, उच्च जनसंख्या होना, तो बिहार की जनसंख्या बढ़ता है। ठीक, आगे क्रम बा कि आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय का बा, शिक्षा में सुधार करो भाई, अच्छा व्यवस्था बनाओ, औद्योगिक विकास को बढ़ाओ मतलब कंपनी बिठाओ, और संरचना में निवेश मतलब जो ये सब बिजली पानी घर ये सब के तो व्यवस्था हुई गल बा। ठीक है, कृषि में आधुनिक तकनीकों का उपयोग मतलब कृषि जो बा पुराने ढंग से होता है, ठीक है, अब ओकरा में नए नए तकनीक लाओ। और क्या विकास कर सकते हैं या कैसे, और राज्य केंद्र के बीच समन्वय स्थापित मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र के सरकार बा ओकरा में बिहार के कुछ वैल्यू देवे के चाही। ठीक बा, मतलब एगो अन्य एगो का कला इम्पोर्टेंट माने छै, शिक्षा और जागरूकता को जरिए अभियान चलाना, अधिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू करना मतलब ग्रामीण जो क्षेत्र बिहार में अधिकतर गांव है, तो गाँवों का विकास करना, सड़क रेल आयु यात मतलब जो हवाई जहाज ये सब की सुविधा बनाना, कृषि क्षेत्र में मजबूत गैर कृषि क्षेत्र विकसित करना। ठीक है, अगर इस सब के अगर हमने के कर देते हैं तो हमने के बिहार का जो विकास कर जाए। ठीक है, तो होई कि ना होई के जानता है। ठीक है, हमने तो पढ़ लेने जा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा बा, और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, संतु मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।